With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hello everyone, I am Shubham Jain. I secured rank 152 in UPSC CSE 2022 and you are watching DKT. In this video, we shall be covering how to cover dynamic topics like science and environment for UPSC. We will be looking at both of these topics separately for both prelims as well as mains. Alright, so let's first begin with science. Science में जैसा आप देखेंगे कि 4 अलग अलग सेपरेट डिविजन्स होते हैं. जब हम पढ़ते हैं तब भी हम इनको 4 डिविजन्स में ही पढ़ते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बीइंग अ ब्रॉडर टर्म फॉर ऑल अदर न्यू डिस्कवरीज. तो जब आप PYQs का एनालिसिस करेंगे यूपीएससी में तो प्रीलिम्स में ये चारों का पोर्शन एग्जिस्ट करता है. कई बार क्वेश्चंस फिजिक्स से भी आते हैं, कई बार क्वेश्चंस केमिस्ट्री से भी आते हैं और काफ़ी पुराने चैप्टर्स जो आपने कभी बचपन में पढ़े होंगे, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स या फिर प्रेशर, फोर्स, ये सारे भी यूज़ कर लिए जाते हैं. और बट साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा प्राइमरी फोकस रहता है प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में. मेंस के टाइम पे जब हम देखेंगे तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं ज़्यादा. जो मेन फोकस होता है वो बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे होता है कि कोई टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या होगा किसी एक सेक्टर पे. जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या हो सकता है रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर पे या फिर हेल्थ केयर सेक्टर पे. साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस पॉसिबल इस डायरेक्शन में भी इसलिए माने जाते हैं कि रोबोटिक्स कैसे चेंज करेगा फील्ड को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ किस तरीके से बेसिकली सोसाइटी के अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को चेंज कर सकती हैं. ये एक बहुत मेजर पोर्शन होता है और आपको प्रिपेयर भी अकॉर्डिंगली करना चाहिए कि हर जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है. ये आपको अपने माइंड में रखना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं. तो जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मेंस में वो होते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट्स फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमस साइंटिस्ट्स. जैसे 2 साल पहले उन्होंने पूछा था कि ब्लू LEDs का जो डिस्कवरी हुई थी उससे क्या फ़ायदा हुआ था. ये कोई कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन नहीं था, ये बस एक साइंस की ओवरऑल एवोल्यूशन में एक लैंडमार्क इवेंट था कि ब्लू LEDs जब एक बार इन्वेंट हो गई थी उसके बाद हर कलर के जो स्मार्टफोन्स ये सब आने शुरू हो पाए, क्योंकि उससे पहले तक हर कलर को क्रिएट ही नहीं किया जा सकता था. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बट ये डायनामिक इतनी नहीं थी जितना ये स्टैटिक पोर्शन ऑफ साइंस में था. तो ये पोर्शन आपको अलग से पढ़ना चाहिए कि साइंस में क्या क्या मेजर डिस्कवरीज हुई हैं और इंडियन साइंटिस्ट्स कौन कौन थे, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है. और इंडिया से भी जो काफ़ी मेजर साइंटिस्ट्स रहे हैं इनके बारे में अवेयरनेस होना इज़ गुड, बिकॉज देन if once in a while UPSC asks, you should have an entire list of their contributions as well as their general posts that they held. For example, what post, what institute was Dr. Satyendra Nath Bose appointed to, ये आपको पता होना चाहिए. Although ये कभी prelims में नहीं पूछा जाएगा, आज तक तो अभी तक नहीं पूछा गया है. prelims में साइंस के questions ज़्यादा टर्म आइडेंटिफिकेशन या एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन के आते हैं कि कभी कभी वो ये पूछ लेंगे कि चलिए बताइए, कोई एक नाम दे दिया उन्होंने कि कसीनी क्या है, और अगर आपको पता है कि वो एक सैटेलाइट है, वो एक स्पेस प्रोब है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा. बट अगर आपको गलत पता है
कि क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो यू कैन गो रॉन्ग सिग्निफिकेंटली। एंड प्रीलिम्स में अगर इफ़ यू हैव एवर अटेम्प्टेड प्रीलिम्स, एक एक क्वेश्चन काफ़ी मैटर करता है, बिकॉज आप कट ऑफ से ऊपर होना बहुत ही मुश्किल काम रहता है एंड यू आर ऑलवेज ऑन दी एज। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, जिसमें कोई भी एक टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जैसे वेब 3.0 हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, एज कंप्यूटिंग हो गया, और उसमें ये पूछा जाएगा कि ये कौन से फील्ड्स में अप्लाई किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली 5-6 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और आपको डिस्टिंग्विश करना होता है कि ये 1, 2 एंड 3 में जा सकता है, 4, 5 एंड 6 में जा सकता है। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको देना चाहूँगा, कई बार ये नॉर्मली बोला जाता है कि साइंस के क्वेश्चंस में ऑल करेक्ट कर दिया करो, कि सारे के सारे जो 6 स्टेटमेंट्स अगर दी हैं तो 6 की 6 सही होंगी। ऐसा पिछले कुछ सालों में नहीं हो रहा है कि जानबूझ के अब यूपीएससी भी सीख रहा है कि बच्चे क्या टेक्निक्स यूज़ करते थे, और अकॉर्डिंगली अब वो सिर्फ 4 आउट ऑफ 6 स्टेटमेंट सही करते हैं, या फिर वो खुद ही से दे देते हैं कि इज़ 1 स्टेटमेंट ट्रू, 2 स्टेटमेंट्स ट्रू, 3 स्टेटमेंट्स ट्रू, वो वाले सिस्टम में। तो साइंस भी अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स, क्या क्या हो रहे हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो एज कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजीज़ हो गई, सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज़ हो गई, ये सब आपको जनरली आइडिया रहना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत मेजर फील्ड है जो दोनों प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या क्या थे, ये प्रीलिम्स में आ चुका है पहले, कि उन्होंने सिर्फ 3 वायरसेस के नाम दे दिए और उसके बाद स्टूडेंट्स को बोला कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्या हैं, और अगर किसी को पता हो कि ये सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी मैलवेयर हैं तो उनका आंसर सही हो जाएगा। बट अगर नहीं पता है तो फिर ऑप्शंस अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो ये सारे डायमेंशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट एक क्वेश्चन नॉर्मली मेंस में भी आता है कि अबाउट इंडिया साइबर सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस, या फिर क्या क्या नए टाइप्स के चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर एक जनरल क्वेश्चन कि दुनिया में साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और उनके लिए क्या एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ इंडिया के एफ़र्ट्स नहीं, ग्लोबल एफ़र्ट्स भी देखने पड़ेंगे कि क्या क्या किए जा रहे हैं। वन वेरी स्पेसिफिक इशू जो कि अब ज़्यादा हाईलाइट में आ चुका है वो है बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी इन जनरल। मेंस में अभी तक जनरल ट्रेंड ये नहीं था कि डायरेक्टली सिर्फ साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस अब डायरेक्ट साइंस से भी आने लग गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि क्या प्रोसेसेस होती हैं सेल्यूलोज में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करने की। एक क्वेश्चन अकॉर्डिंगली ये भी इस तरीके से भी आ रहे हैं जो कि अब बायोलॉजी के हैं। बायोटेक्नोलॉजी से भी आ रहे हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वैक्सीन्स किस तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, ये सब प्रोसेसेस। तो आपको इन सब को भी अब ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ ज़्यादा मेन स्ट्रीम होती जा रही हैं, अकॉर्डिंगली आपको उनको ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। द लास्ट पोर्शन ऑफ साइंस इज़ फेमस साइंस प्रोजेक्ट्स। ये भी दोनों प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है कि अगर स्पेशली कोई मेजर साइंस स्पेस का कोई लॉन्च हुआ है ग्लोबली या फिर इंडिया में, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, बट नॉट जस्ट चंद्रयान 3, कुछ साल पहले ये पूछा था कि जूनो मिशन नासा का किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है अर्थ के एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर एलिसा सैटेलाइट सिस्टम हो गया, या फिर आदित्य L1 हो गया। तो ये सारे जो कि ग्लोबल साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं और इंडियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। नॉट जस्ट फॉर मेंस के लिए आपको इनका एग्जैक्ट डेप्थ में मटेरियल पता होना पड़ेगा कि इनमें क्या क्या साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, ये क्या क्या मेजर करने वाले हैं। एंड नॉर्मली देर आर ओनली 1 or 2 एवरी ईयर, तो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू कीप ट्रैक। बट प्रीलिम्स के लिए आपको एक ओवरऑल ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोब्स क्या क्या थी वो भी आपको पता रहना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से अलग अलग एजेंसीज़ हैं और उन्होंने कौन कौन से डिफरेंट प्रोब्स लॉन्च किए थे, कि जूनो मिशन अगर नासा ने किया था,
निसार मिशन नासा और इसरो ने मिलके किया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी पड़ेंगी। एंड नॉट जस्ट अभी का बट थोड़ा लास्ट 5-10 ईयर्स में जितने प्रोब्स हुए हैं वो भी आपको पता रखने पड़ेंगे कि लीज़ा किस पर्पस के लिए था या फिर एलिज़ा किस पर्पस के लिए था, और इंडिया ने ऐसे कौन कौन से अलग अलग प्रोब्स भेजे हैं वो सारे। एंड सेम गोज़ फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ कि मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कहाँ डेवलप हो रही हैं, या फिर अलग अलग मिसाइल इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजीज़, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज़, नेवल टेक्नोलॉजीज़, ये सारे भी आपको कम्प्लीटली पढ़ के रखने पड़ेंगे, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। नॉर्मली अभी तक देखा जाता था कि ये प्रीलिम्स फोकस ज़्यादा रहते थे, प्रीलिम्स में हम ज़्यादा क्वेश्चंस देखते थे कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के, कि कौन सी मिसाइल हाइपरसोनिक है, कौन सी मिसाइल सुपरसोनिक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए, या फिर कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल है, कौन सा एयर टू एयर मिसाइल है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए। बट आजकल लेटली डिफेंस टेक्नोलॉजी मेंस में भी ज़्यादा आ रहा है कि S-400 किस तरीके से ज़्यादा सुपीरियर है बाकी सारे एयर डिफेंस सिस्टम से। इट वाज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन कि किस तरीके से S-400 इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी बूस्ट करेगा, बट ये था कि किस तरीके से उसको आप कंपेयर करें बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ। तो आजकल डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉडन होता जा रहा है। तो हाउ टू स्टडी साइंस। साइंस के लिए आपको प्राइमरीली अपनी जब आप एक बार बेसिक्स कवर कर लेंगे, थोड़े से चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, फिज़िक्स के और केमिस्ट्री के जो आपको अर्ली NCERTs में से पढ़ लेने चाहिए, एंड द लास्ट 4 चैप्टर्स ऑफ द 12th NCERT जिसमें एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड पोर्शंस भी हैं। तो अगर आप वो कवर कर लें तो जनरली यू शुड बी कंफर्टेबल विद साइंस। बट रिगार्डलेस अगर आपको थोड़ी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप एक बार 11th के केमिस्ट्री की बुक रेफ़र कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज देम। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में काफ़ी बड़े पोर्शंस हैं जो कि UPSC ने कभी इतनी डेप्थ में पूछे नहीं हैं। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप उसको उस डेप्थ तक देखें। रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू स्टडी फ्रॉम NCERTs, साइंस इज़ अ वेरी डायनामिक टॉपिक। हर साल के डेवलपमेंट्स के साथ आपको कैचअप करना पड़ेगा। सो इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जो मंथली मैगजीन्स होती हैं अलग अलग कोचिंग्स की, या फिर एक एनुअल कंपेंडियम होता है जैसे PT 365 हो गया या फिर कोई भी और हो गया, तो आप उनको भी कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहें और उनको आप ज़्यादा फोकस करें। मेंस 365, PT 365, प्रहार, इन सब के अंदर आपको ज़्यादा फोकस्ड कंटेंट मिलेगा कि मेंस में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनके लिए आपको क्या क्या लिखना है। तो साइंस का आप प्राइमरी अपना फोकस डायनामिक कंटेंट्स पे रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन अवेलेबल मटेरियल्स को देखते रहें और आप कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें। इसमें न्यूज़पेपर्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड का पेज होता है और हिंदू का जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज होता है। वंस इन अ वाइल इनमें साइंस के बहुत इन डेप्थ आर्टिकल्स आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी यूज़फुल, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्टली एक ही जगह से ही आ जाते हैं, एंड वेरी ऑफन इट इज़ फ्रॉम दीज टू। सो दिस इज़ हाउ you should be tackling the science portion of UPSC, both for prelims and for mains. Now we come to the environment portion. Environment थोड़ा सा डायरेक्टली लिंक्ड है एक तरीके से साइंस के साथ, कि कई क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी के हैं कि बायोलॉजी के हैं, वो एक थोड़ी ब्लर्ड लाइन होती है। एनवायरनमेंट को मैं डिवाइड करना चाहूँगा इस तरीके से कि देर आर क्वेश्चंस फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी and ecosystems, there are questions from pollution and waste management, there are questions on national parks and other protected systems across the world and their protected species, and fourthly the international and national efforts taken to conserve the environment. तो ये 4 अलग अलग तरीके से आप environment को पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको एक सिर्फ ब्रॉड बेस्ड तरीके से देखेंगे तो शायद आप एक पोर्शन मिस कर जाएंगे, विच इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इन चारों को पढ़ें डिफरेंटली। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स में थोड़ा बायोलॉजी का भी पोर्शन आएगा, बट द वेरी कंसेप्चुअल पार्ट्स कि
बायोमास पिरामिड क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ये अगर आप बायोलॉजी अलग से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पोर्शन पहले से ही कवर हो चुका होगा। द नेक्स्ट पार्ट इज़ पोल्यूशन एंड इट्स मैनेजमेंट। ये एक स्पेसिफिक पोर्शन है, ये आपने अदरवाइज सिर्फ साइंस पढ़ेंगे तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। पोल्यूशन में अलग अलग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड ई वेस्ट, ओजोन डिप्लीशन एक्सेट्रा। और इनकी अलग अलग टेक्निक्स क्या क्या हैं, कौन से केमिकल्स कॉज करते हैं, कौन उनके कॉजेज़ के रीजंस क्या क्या हैं, कि इंडस्ट्रियल एमिशंस हो गए, वेहिकुलर एमिशंस हो गए, कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो गया, या फिर ग्रीन हाउस एमिशंस के लिए लाइफ स्टॉक फीडिंग हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ नेशनल पार्क्स एंड इंटरनेशनल एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़। ये सिर्फ एक प्रीलिम स्पेसिफिक पोर्शन है। नॉर्मली मेंस में अभी तक इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अनलाइकली है आना, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ वेरी एनालिटिकल पोर्शन, दिस इज़ मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। बट प्रीलिम्स में हम काफ़ी बार देखते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली आ जाते हैं, कि अलग अलग नेशनल पार्क्स की लोकेशन पूछी जाती है, या फिर एक नेशनल पार्क दिया होगा और वहाँ पे क्या स्पीशीज़ मिलती हैं ये आपको पता होना चाहिए, या फिर उल्टा हो सकता है कि एक स्पीशीज़ दी जाएगी और वो कौन से नेशनल पार्क में मिलती है या कौन से एरिया में मिलती है वो बताना पड़ेगा। लास्ट एक टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो है कि एक क्लाइमेटिक जोन दिया जाएगा कि ये इस क्लाइमेटिक जोन में बिलोंग करते हैं या फिर इन दोनों के ट्रांजिशन पे बिलोंग करते हैं, तो ये लोकेशन क्या होगी, या फिर कौन सी रिवर के पास से, कौन सी माउंटेन रेंजेस के पास से ये होगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये अदरवाइज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप मेंस की कभी तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ फार बेटर कि आप इसको अपने ध्यान में रखें। कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आप नेशनल पार्क्स को स्पेशल इम्पोर्टेंस दें, ठीक है। हाउ टू स्टडी ऑल ऑफ दिस, ये भी एक बहुत डायनामिक पोर्शन है। आप काफ़ी फोकस रखें, जो भी मैगजीन्स कंपेंडियम्स एनुअली निकालती हैं अलग अलग कोचिंग्स, बट कोई एक एनवायरनमेंट की बुकलेट, जैसे शंकर IAS की एक एनवायरनमेंट की बुकलेट होती है, और हर कोचिंग की नॉर्मली एक एनवायरनमेंट की बुकलेट होती ही है, तो आप इनको रेफ़र करिए फॉर बेसिक्स, कि पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, ये वाले टॉपिक्स, क्योंकि अदरवाइज़ किसी भी एक एनुअल कंपेंडियम में बेसिक्स के साथ कवर शायद ना किए गए हों। तो आप इनके लिए एक बेसिक बुक को रेफ़र कीजिए और उसके बाद आप एनुअल कंपेंडियम्स को रेफ़र कीजिए। जब आप दोनों कंप्लीट कर चुके होंगे तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए और फिर आप मैप मेकिंग पे भी काम करना शुरू कीजिए, जो फोर्थ पोर्शन है, नेशनल पार्क्स और इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरियाज एंड प्रोटेक्टेड स्पीशीज़। ओनली वंस यू आर डन विद द फर्स्ट 3, क्योंकि पोल्यूटेंट्स, देयर सोर्सेज, देयर कॉजेज, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक बुक्स में मिल जाएंगी, बट ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सेम गोस विथ इंटरनेशनल एफर्ट्स, कि कौन सी कन्वेंशन किस चीज़ को पर्टेन करती है, मीनामाटा कन्वेंशन किस बारे में है, वियना कन्वेंशन किस बारे में है, क्योटो प्रोटोकॉल किस बारे में था। ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी, बट नेशनल पार्क्स आपके लिए प्राइमरीली सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। जो NCERT का कंपेंडियम मैग्रॉहिल का है, which is made by me as well as Virupaksh Singh rank 49 and Animesh Pradhan rank 2 of CSE 2023. This covers the entire basic portion of science as well as environment in all of these different headings, कि उसमें science के भी सारे portions covered हैं और environment के भी सारे portions covered हैं which pertain to NCERTs. ये कंपेंडियम बनाने का पर्पस ही ये था कि NCERTs में कई बार चैप्टर्स रिपीट होते हैं। आप सेम चैप्टर को 9th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे और 11th में पढ़ेंगे। सो द पर्पस ऑफ दिस कंपेंडियम वाज कि अगर एक चैप्टर रिपीट हो रहा है तो आप उसको एक ही बार में पढ़ लें इन अ कंसाइज फॉर्मेट। अगर आप कंपेंडियम देखेंगे भी तो उसके फर्स्ट चैप्टर के जस्ट बाद दिया हुआ है कि ये कौन से 3 अलग अलग चैप्टर्स को मर्ज करके बनाया गया है, 2-3 अलग अलग जो भी चैप्टर्स होंगे। एंड आफ्टर दैट देयर आर प्रैक्टिस PYQs both for prelims as well as for mains, which I believe will be very helpful.
अगर आप देखेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ ओनली फॉर योर बेसिक्स, कि अगर आप कंपेंडियम भी यूज़ करेंगे NCERT का तो वो सिर्फ आपका बेसिक कवर कर पाएगा। उसके बाद आपको डायनामिक पोर्शन के लिए रिगार्डलेस कोई ना कोई एक एनुअल मैगजीन किसी ना किसी एक कोचिंग की देखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT, ऑल द बेस्ट।